अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8। और आज हम सबसे अहम एक इशू बात करेंगे आईनी तरमीम के हवाले से। उसके साथ साथ कुछ बातचीत हम करेंगे पाकिस्तान में SCO कॉन्फ्रेंस और उस मौके के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज की कॉल। और तीसरा अहम मामला जो है वो है 12 अक्टूबर 1999 को आपको याद होगा पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलट के मार्शल लॉ लगाया गया और उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त के मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल परवेज मुशर्रफ को आइन में तरमीम का इख्तियार भी दिया था। आज यह दिन बड़ी खामोशी से गुजर गया। अमूमन हर साल इस दिन को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खसूसी तौर के ऊपर यौम स्याह मनाती थी, लेकिन आज कुछ इसके ऊपर हमें नजर नहीं आया और बहुत से हलकों में इस पर तनकीद भी की जा रही है। और दूसरी तरफ आइन में तरमीम के हवाले से और बिलखसूस वफाकी आइनी अदालत के क्याम के हवाले से पार्लिमान की खसूसी कमेटी का इजलास आज भी जारी रहा। इत्तफाक राय अभी तक नहीं हो सका। JUI ने अपना एक मुसवदा पेश किया है, पीपल्स पार्टी गुज़श्ता रोज मुसवदा पेश कर चुकी है। PMLN की जानिब से अभी तक कोई बाज़ाब्ता उस अंदाज के अंदर मुसवदा नहीं आया, लेकिन कुछ नुकात शेयर किए गए। इसके ऊपर अभी पेशरफ्त होना बाकी है और ये अभी मजीद इसके इजलास जारी रहेंगे। इसी हवाले से बातचीत करेंगे। हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है अली गौहर बलोच साहब, पीपल्स पार्टी के कादर मंदोखेल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आमिर मुगल साहब। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। अली गौहर बलोच साहब, आपसे हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज का वो दिन है जब आपकी जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया था और हर साल यौम स्याह मनाया जाता था, लेकिन आज आपकी जमात की जानिब से कुछ खामोशी सी है। क्या आपके मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आ गई या आज के हालात ऐसे हैं कि आपने मुनासिब नहीं समझा इस दिन के हवाले से कोई तकरीब करना या कोई बात करना, या आप समझते हैं कि माजी को भुला के आगे बढ़ा जाए और आगे के लिए ऐसे हालात साजगार बनाए जाएं कि चाहे वो 12 अक्टूबर का हो, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, उस किस्म के हालात दोबारा ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज के हवाला से पहले तो 12 अक्टूबर का आपने बिल्कुल ये सही सवाल है और PMLN हर दफ़ा 12 अक्टूबर को यौम स्याह के तौर पर ही मनाती है और इस दफ़ा भी हमारे लिए ये यौम स्याह ही है। और जब भी किसी जमहूरी हुकूमत का गैर जमहूरी तरीके के साथ तख्ता उल्टा जाए, हर वो दिन जो है वो पाकिस्तान की तारीख में जो है वो यौम स्याह ही है। लेकिन जाहिर है आपको पता है कि इस वक्त हमारे मुल्क को जिन चैलेंजेस का सामना है, जिस तरह से आपने कल एक अफसोसनाक वाक़या देखा जिसमें दहशत गर्दों की कार्रवाई से काफ़ी जो कारकुन थे वो शहीद हुए और कुछ दिन कबल हमारे आर्मी के जवान और एक जो कर्नल थे वो शहीद हुए थे, उन्होंने जाम शहादत नोश किया। और हमारा जो दुश्मन है वो रोज़ कहीं ना कहीं से, कभी चाइना के जो एक इंजीनियर्स थे वो एयरपोर्ट पर एक वाक़या हुआ, उनकी हलाकत हुई। तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो बुज़दिल दुश्मन है वो छुप के रोज़ कहीं ना कहीं हमारे लोगों के ऊपर जो है वो वार करता है। और ऐसे में जाहिर है कि तमाम जो पॉलिटिकल हमारी लीडरशिप है और ख़ास तौर पर जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो जाहिर है कि हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का और हमारी हुकूमत का जो फोकस है वो दहशत गर्दों को पसपा करने के ऊपर, और जाहिर है जो मेहमान आ रहे हैं एज आ हुकूमत भी और अपोजिशन की पार्टीज का भी, जो पार्टीज इस कॉन्फ्रेंस की वजह से तावन कर रही हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन अफसोसनाक पहलू है कि एक पार्टी की तरफ से इस दिन का भी ख्याल नहीं रखा गया, जिस तरह से कि धरनों में ख्याल नहीं रखा गया था और चाइना के सदर का विजिट डिले हुआ था। मैं समझता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी का ये फर्ज बनता है कि वो ऐसे मौकों के ऊपर कुछ ख्याल उनको रखना चाहिए और एहतजाज ना करें। हम बता एहतजाज के मामले के ऊपर ना बलोच साहब, जो सेकंड पार्ट है उसके डिटेल से मैं चाह रहा हूँ कि हम बात करें कि वाकई इसके ऊपर में संजीदा सोचना चाहिए। मंदोखेल साहब, जरा मैं इस नुक्ते की तरफ आता हूँ कि ये ऐसे दिन होते हैं, चाहे वो 12 अक्टूबर हो या 5 जुलाई हो, इनको भुलाया नहीं जा सकता। पाकिस्तान की सियासी तारीख के ये स्याह तरीन अबवाब हैं कि जब जमहूरी हुकूमतों के न सिर्फ तख्ते उल्टे गए बल्कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई, मियाँ नवाज शरीफ साहब को अटक किले में और जिस किस्म की सजाएं सुनाई गई थी, तो हालात उस वक्त भी कुछ साजगार नहीं थे। लेकिन
मियाँ साहब ज़रा समझदार निकले, वो बाहर चले गए। तो आप समझते हैं कि इन दिनों को इतनी खामोशी से हमें गुजार देना चाहिए, या वाकई हमें अपनी कौम को बताना चाहिए कि ये जो अयाम थे इन्हें हमें याद रखना चाहिए और ऐसे हम इकदामात उठाएं आइनी तौर के ऊपर, कानूनी तौर के ऊपर, सियासी तौर के ऊपर, कि ये अदवार या ये इस किस्म के अयाम दोबारा नहीं होने चाहिए? जी बहुत शुक्रिया खालिद जमील साहब। मेरे ख्याल में अली गौहर बलोच साहब को आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपने यूं सिया उनको याद दिलाया। और यकीनन एक मजाक के तौर पे बात कर रहा हूँ, मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी आज जो आपको आईनी तरामीम का नजर आ रहा है, ये उसी चीज की तरफ हम जा रहा है कि दोबारा 12 अक्टूबर 1999 या शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के साथ जो उस वक्त के डिक्टेटर ज़िया-उल-हक ने किया है और जुडिशरी का सहारा लिया है। ये मत बोलिए कि डिक्टेटर ने किया है, इसी जुडिशरी ने जनरल परवेज मुशर्रफ को आइन के आर्टिकल 239 के तहत तरामीम का इख्तियार दिया है। बिल्कुल, मैंने ओपनिंग लाइन में यही बोला था, जस्टिस इरशाद हसन साहब को ये मैंने क्रेडिट दिया है। हमारा यही कहना है कि एक तो होता है आर्मी डिक्टेटर, दूसरे होते हैं चीफ जस्टिस। अगर आप इफ्तिखार चौधरी के वक्त से ले ले, जितने भी चीफ जस्टिस गुजरे, कोई भी चीफ जस्टिस जो ना वो आर्मी चीफ से कम इख्तियारात नहीं थे। कोई भी चीफ जस्टिस उन्होंने पैरेलल हुकूमत चलाई है। इफ्तिखार चौधरी को अगर आप देख ले तो 2 बोतल शराब तो फलाना, चीफ सेक्रेटरी सस्पेंड, और मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी खत्म, फलाना खत्म। यानी एक जो थानेदार का रोल है वो इख्तियार किया। फिर उसके बाद आप आ जाए साकिब निसार को, जो उस तरह से दुगली पॉलिसी और मुनाफकत से काम लिया है। मैं खुद इनके कोर्ट में बैठा हुआ था केस में, कह रहे ये 5-6 MP है, ये तो मैं ऐसे ही उड़ा दूं। यानी एक शख्स तकब्बुर की निशानी बन गई, अल्लाह माफ करे ऐसे मखलूक से। उसके बाद जस्टिस गुलजार आया, वो एक निराला उसका सोच था। ओ जी मैं बचपन से यहाँ कराची गुजर आता, या बंगले थी, अभी बिल्डिंग क्यों बन गए। कोई आदमी ने कलमन को बता दे ऐसे वक्त के दजाल को कि यहाँ मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कमर्शियल रोड हो गए, आबादी बढ़ रही है, लेकिन उस अक्लमंद को पुरानी यादें चाहिए थी। और फिर नस्ला टावर के बराबर में इसका घर था, और उस नस्ला टावर में जहां ओवरसीज ने जमा पूंजी जमा करके और अपने लिए घर खरीदा था, वो एक मुझे याद है व्हील चेयर पे एक शख्स रोता हुआ जो है ना एयरपोर्ट से मुल्क से बाहर चला गया और कह रहे मैं कभी दोबारा पाकिस्तान नहीं आऊंगा। और उस वक्त के हाकिम को, उस वक्त के डिक्टेटर चीफ जस्टिस को, गुलजार की बात कर रहा हूं, कि उन्होंने कहा बम से उड़ा दो उसे। यानी वो जो हथौड़ी से मारने वाला बिल्डिंग है, गिराने वाला नहीं, बम से उड़ा दो। और प्रैक्टिकली डॉन और जंग में शिकारात आ गया कि कोई बम कंपनी है किसको उड़ा दे। फिर किसी ने मशवरा दिए कि बाबा अगर इसको बम से आप उड़ाएंगे तो बराबर वाली बिल्डिंग है मुतासिर होंगे। तो कहने का मेरा मकसद है कि जिस तरह मार्शल आर्ट डिक्टेटर गुजरे, इस तरह आर्मी, इस तरह चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुजरे। इसी वजह से पीपल्स पार्टी का यह कहना है कि इन जज को आप अदलिया को, जो आम केसेस, जो गरीब लोगों के केस चल रहा है 50 साल से, मैं आपको मिसालें दूंगा, आपका टाइम जाया हो जाएगा। तो आप ये सारी चीजों को बजाय ये जो केसेस है आईनी अदालतों, आईनी केसेस, वो आईनी आइन में मतलब कि मिलिट्री डिक्टेटरशिप के साथ साथ जो आप लीगल जुडिशियल डिक्टेटरशिप है उसका भी खात्मा चाहते हैं। जरा मैं आमिर मुगल साहब, बिल्कुल हम कहते हैं न डिक्टेटर आर्मी में होना चाहिए, न डिक्टेटर जुडिशरी में होना चाहिए, कहीं भी नहीं होना चाहिए, कहीं भी नहीं चाहिए। आमिर मुगल साहब, ये सारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज है और जिस तनाजुर में हम गुफ्तगू कर रहे हैं, मदो खेर साहब का ख्याल है कि ये इसलिए लाया जा रहा है ताकि आमरीत का रास्ता रोका जा सके। अभी तक जो मुसवदे सामने आए उनको देख के आपको नजर आता है कि ये वाकई आमरीत का रास्ता रोकने के लिए है, या जैसे आपकी पार्टी का ख्याल है कि नहीं, ये शायद अदलिया को कमजोर या उसको जेर सरनगू करने के लिए इंतजामिया के आगे। तो इन दोनों ड्राफ्ट को जेयूआई और पीएस पार्टी का ये डिफरेंट है जरा पहले से, जो पहले आया था हुकूमत का, तो फिर इसको कैसे देखेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने दोनों की बात बड़े गौर से सुनी है, अली गौर बलोच साहब की भी और अब्दुल कादर मंदोखेल साहब की भी। मैं पहले बलोच साहब को इनकी बात पे मैं तबसरा करना चाहूंगा। असल में आपको पता है कि खालिक और मखलूक के दरमियान ना एक बड़ा सेंसिटिव सा रिश्ता होता है। कोई भी खालिक अपनी तख्लीक से अगर नाराज भी हो जाए तो उसके दिल के अंदर कोई ना किसी कोने में उसकी मोहब्बत बाकी रहती है, और इसी तरह जो तख्लीक हो वो अपने खालिक से किसी वजह से नाराज भी हो जाए तो उसके दिल में मोहब्बत उसकी मर नहीं सकती।
तो ये जो मियाँ खानदान है, शरीफ फैमिली है, ये जनरल ज़िया और जनरल जलानी की सियासी टेस्ट ट्यूब लेबॉर्ट्री की तख्लीक है, ये उसकी पैदाइश है, ये एस्टेब्लिशमेंट इनकी खालिक है, इनको पैदा करने वाले हैं। तो इनकी लड़ाई एस्टेब्लिशमेंट से उसी वक्त तक रहती है जब तक एस्टेब्लिशमेंट इनको इक़्तिदार में नहीं लेके आती। अब चूंकि 9 अप्रैल 2022 से एस्टेब्लिशमेंट इनको दोबारा इक़्तिदार में ले आई है, तो अब ये 12 अक्टूबर को यौम सियाह मनाना इनको अच्छा नहीं लगता। इनको बुरा लगता है कि हम दोबारा एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के और दोबारा से उनके खिलाफ कैसे नारे लगाएं कि तुम्हें जो है सियासत में इंटरवीन नहीं करनी चाहिए, तुम्हें पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं करनी चाहिए। तो ये इनकी मजबूरी को वो सब कहीं ना कहीं माजी में सारी जमातें एस्टेब्लिशमेंट से मुंसलिक रही हैं, लेकिन जब आप एक दफा रुजू कर लेते हैं या अपना मैं इनकी मजबूरी आपको बता रहा हूँ। ये चूंकि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठे हुए हैं, तो इनको 12 अक्टूबर हुकूमत में है ना, हुकूमत में एस्टेब्लिशमेंट तो अब हुकूमत के मतहत है ना, अब तो हुकूमत में है। वो कौन हुकूमत में है? पीएमएलएन तो हुकूमत में है ना, एस्टेब्लिशमें तो हुकूमत के मतहत होती है ना, हुकूमत का एक इदारा। जितनी पीएमएलएन के पास हुकूमत है ना, उतनी आपको भी पता है और मुझे भी पता है और पूरी कौम को भी पता है इनकी क्या औकात है, ये हुकूमत चलाएंगे। ये तो सिर्फ एक डाकिए का किरदार है इनका, जो उधर से उन्होंने अगलों ने वजीर दाखिला अपना दिया हुआ है, वजीर खजाना अपना दिया हुआ है, और उसको सिर्फ साइन करने के लिए रखा हुआ है कि तुमने सिर्फ साइन करने हैं और जाके सूट पहन के स्पीच करनी है और कभी उधर चले जाना है, कभी उधर चले जाना है। तो 17 सीटों के साथ कौन वज़ीर आज़म बन सकता है? खालिद जमील साहब। 17 सीटों के साथ अगर किसी को वज़ीर आज़म बनाया गया तो अगलों ने सिर्फ उसको दस्तखती वज़ीर आज़म बनाया हुआ है, उसका काम सिर्फ सिग्नेचर करना है, उसका काम हुकूमत चलाना नहीं है, हुकूमत सही चला रहे हैं। अच्छा चले, एक मुझे और चीज बता दें, ये दोनों चीजों पे आपका एक नुक्ता नजर आ गया कि बलोच साहब ने जो एक नुक्ता उठाया था, मैं उसके ऊपर जरा डिटेल से भी बात करूंगा। मैं जरा क्योंकि ब्रेक देना, वो जो कह रहे हैं ना कि ये एससीओ हो रही है, एक अच्छा मौका है, सरबरान मुमलकत आ रहे हैं 12-14 ममालिक के, तो उसी दिन ऐलान करना। अगर आपको फर्ज किया कि उमर अयूब साहब ना या अली जफर कह रहे हैं जी कि इमरान खान से अगर मुलाकात होती है, उनकी सेहत के हवाले से तशवीश हमारी खत्म होती है, तो 22 अगस्त की तरह हम ये भी मुलतवी कर देंगे, तो आपका भी यही नुक्ता नजर है या आप समझते हैं कि नहीं 15 को हर हाल में एहतजाज करना है? नहीं देखिए, मैं बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है। हमारा एहतजाज का मकसद ही सिर्फ यही है कि हमें इमरान खान की सेहत के बारे में बताया जाए। हमें पूरी कौम को उनकी सेहत के बारे में तशवीश है, और किस तरह आप पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह को आवाम से इतना दूर कर सकते हैं कि हमें उसकी खैर खबर और खैरियत का भी इल्म ना हो। तो हमने इनको मुनासिब टाइम दिया है, 2-3 दिन का टाइम दिया है। अगर ये 15 अक्टूबर तक इमरान खान साहब के लायर्स को, उनकी फैमिली को उनसे मिला दें, तो हमें क्या है, हम 15 अक्टूबर की बजाय 18 अक्टूबर के बाद जाके प्रोटेस्ट दोबारा कर लेंगे। अब आए जो अब्दुल कादर मंदोखेल साहब ने बात की है, और इन्होंने जस्टिस गुलजार अहमद को दज्जाल तक करार दे दिया है। उससे पहले मियां साकिब निसार पे इन्होंने तनकीद की, सब पे की। अगर नहीं की तो एक मौजूदा चीफ जस्टिस जो है काजी फायद ईसा, उन पे नहीं की, इसलिए कि वो सहूलतकार हैं इस वक्त इन दोनों पार्टीज के, और वो एस्टेब्लिशमेंट के गुलाम बन के पूरे तरीके से फैसिलिटेट कर रहे हैं। जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ कराची से खैबर तक जुल्म हो रहा है, इनको अगवा किया जाता है, औरतों को अगवा किया जाता है, बच्चों को अगवा किया जाता है, वकला को अगवा किया जा रहा है, इस्लामाबाद से अगवा किया जा रहा है। हमारा भले का निशान उन्होंने छीन लिया, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड उन्होंने नहीं दी। तहरीक इंसाफ का जो केस आता है जबरदस्ती अपने पास लगाते हैं, तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला देते हैं। तो इस वक्त जो मौजूदा वक्त का बकौल अब्दुल कादर मंदोखेल साहब, आपके बकौल जो दज्जाल है, उसके खिलाफ भी कोई आवाज बात कर लेनी चाहिए। चले मैं एक ब्रेक लेता हूं, बुगल साहब एक ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद वापस आता हूं। तो सो कॉल्ड चेयरमैन उसे तायात चीफ जस्टिस, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं और जो ये मामलात सारे मुगल साहब भी नुकात उठा रहे हैं इसके ऊपर भी, और फिर जो एहतजाज की सियासत एससीओ, इसके भी बात करेंगे। ब्रेक पर नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल, कॉन्स्टिट्यूशनल सूरत हाल, इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ अली गौर बलोच साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, कादर मंदोखेल साहब पीएस पार्टी, और आमिर मुगल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ हैं। अली गौर बलोच साहब, आपसे मैं आ रहा हूँ, कुछ नुकात उठाए जरा क्विकली, 10-1 मिनट है हमारे पास, तो 3-3 मिनट में चाहूँगा तीनों के पास चले जाएं। ये मामला जो है कि जो आईनी तरमीम के कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज़ हैं, वाकई ये हल होने चाहिए, जल्द हल होने चाहिए। JUI का मौक़िफ़ ये है कि 150 के करीब केसेस हैं, उसके लिए पूरा का पूरा वफाक और 4-5
हाई कोर्ट्स के अंदर स्ट्रक्चर, एक अच्छा खासा बजट जो है कि वो बढ़ सकता है, बोझ बढ़ सकता है। तो इसलिए टॉप 5 जजेस जो हैं वो बेंच बना दें, जैसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज या तशरीह का मामला होगा, 5 रुकनी बेंच होगा, उसमें मजीद तरमीम कर दें कि सीनियर मोस्ट जो 5 जजेस हैं वो होंगे, वो फैसला कर लेंगे। तो ये केसेस भी निपटा दिए जाएंगे और नया स्ट्रक्चर और बजट के ऊपर बोझ भी नहीं बनेगा और मकसद भी हल हो जाएगा। देखिए, गुजारिश ये है कि बिल्कुल मैं भी आईनी तरमीम पर तो बात कर सकता हूँ और करना भी चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं इन मोहतरम का जो जिक्र कर रहे थे कुछ चीज़ों का, अपना माजी भुलाकर और अपने माजी से मुराद जो इनके लीडरशिप का किरदार है उसके ऊपर, मैं चाहता था कि आपके प्रोग्राम में महज़ब तरीके से बात की जाए, लेकिन एक तो आपने वक्त का ख्याल नहीं रखा, सब में बराबर नहीं दिया, और दूसरा उनकी गुफ्तगू का उनको मुझे आईना दिखाना पड़ेगा। पहला आईना तो ये है कि ये आरटीएस सिस्टम की पैदावार थे मौसूफ। दूसरा आईना ये है कि इनके बारे में जो इनकी यहूदी लॉबी के साथ तल्लुकात हैं वो किसी से ढके छुपे हुए नहीं हैं। किस तरह से इन्होंने अपने यहूदी साले की इमदाद की और एक मुसलमान की मुखालफत की। फिर जनरल पाशा, जनरल ज़हीरुल इस्लाम के नाम भी किसी से ढके छुपे हुए नहीं है, जिसने इस गुब्बारे में हवा भरी और उसके बाद आरटीएस सिस्टम बिठा के धांधली के जरिए उसको बिठाया। इससे पूछे कि इनकी जब वो सो कॉल्ड सिलेक्टेड हुकूमत थी, उस वक्त इनका वजीर 3-4 तो इन्होंने वजीर खजाना बदले, उस वक्त पूरी काबीना इनकी होती थी। उस काबीना के जिसमें कि इन्होंने एक लिफाफा लहराया था और अरबों रुपए की करप्शन की थी नियादी एंड कंपनी ने, वो इनकी काबीना के वज़रा ने भी उसका भांडा फोड़ दिया कि किस तरह से इन्होंने जो है वो मतलब है कि बगैर दिखाए काबीना को और किस तरह से उसकी अप्रूवल की और अरबों रुपए वो हड़प करके गए। फिर जस्टिस बंदयाल जो कि इनकी मनपसंद के बेंच बनाता था और हर बेंच का फैसला वही करता था, वो मेरा ख्याल है इनको याद नहीं है। फिर जस्टिस खोसा जिसने इनकी सहूलतकारी की और वो मनपसंद के बेंच बनाता था और किसी बेंच के ऊपर केस ही नहीं लगता था। सीनियर तरीन जजेस को सुप्रीम कोर्ट को गैर फाल किया हुआ था। फिर जिस तरह से इन्होंने सिलेक्टेड हुकूमत बना के पूरे मुल्क में लूट खसूट की, फिर किस तरह से दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में आज तक ये मुलव्वस है। 9 मई के वाकयात जब पूरे पाकिस्तान को इन्होंने आग लगाई, पूरे पाकिस्तान को इन्होंने जला दिया, शोदा के मुजस्समों को इन्होंने जलाया, और आज तक मुझे बताएं कि बलोचिस्तान के 2 वाकयात हुए, इनकी पूरी जमात की जुबान से किसी की आपने मजम्मत सुनी है उन शोदा के लिए? अच्छा, ये सारे पॉलिटिकल इश्यूज थे। मकसद ये है कि ये एक सियासी पार्टी नहीं है, ठीक हो गया, ये एक दहशतगर्दों का जत्था है, ठीक हो गया, ये हर वक्त पाकिस्तान को नोचने के लिए, पाकिस्तान के इक़्तिदार पर कब्जा करने के लिए, पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होने के लिए, ये वो गिद्धे हैं जो हर वक्त तैयार करते रहते हैं। चले मुगल साहब इसके ऊपर कमेंट करेंगे आप। मैं जरा पहले जो कॉन्स्टिट्यूशनल पहलू है, मंदोखेल साहब क्योंकि वकालत से भी हैं और आपकी जेयूआई और पीपल्स पार्टी आपस में ड्राफ्ट एक्सचेंज कर रही है, मंदोखेल साहब कितना फिजिबल है ये कि अगर टॉप 5 जजेस को ही बना दिया जाए, वो पर्पस जो है कि वो भी फुलफिल हो जाएगा जो एक तकाजा है, या वाकई जो है 150-200 केसेस के लिए अलग से ही पूरा स्ट्रक्चर बनना चाहिए? ये ठीक है? देखें जी, मैं मुगल साहब आपको मैं ये मंदोखेल साहब से ले लूं जरा, मैं नुक्ता नजर फिर आप दे दीजिएगा। जी 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 खालिद जमील साहब, एक जुमला मुझे कहने दे मुगल साहब की खिदमत में, सही, कि उन्होंने ये कहा कि वजीर दाखिला वजीर खजाना अगलों ने दिया है, तो मेरे ख्याल में वो अपना हुकूमत भूल गए कि शौकत अजीज किसका आदमी था, फैसल वाडा किसका आदमी था, और वो उससे पहले शेख क्या नाम था वजीर खजाना, वो किसके आदमी थे, शेख साहब उनके दौर में वजीर खजाना थे। ठीक है। दूसरी बात ये कि उन्होंने फाइज ईसा साहब के बारे में कहा कि वो हमारे सहूलतकार है, क्योंकि यही फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस इमरान खान साहब ने दाखिल किए, जो कि बाद में इसको विड्रॉ करना पड़ा और ये कहना पड़ा कि मैंने एस्टेब्लिशमेंट के, यानी उस वक्त के गैंगस्टर जनरल फेस के कहने पे उसने दाखिल किया है, इस वजह से उनको अच्छा नहीं लग रहा है। नंबर 1 बात। अच्छा, आपने जो बात की थी आईनी अदालतों का, एक बात तो थोड़ा सा वो कर ले कि हम आज ये मुद्दा नहीं उठा रहे, ये बीबी शहीद और मिसाक जमहूरियत में भी था जी,
मिसाक की जमहूरियत पे साइन है, वहां की तौसीक इमरान खान साहब और मौलाना फजल अहमद साहब कर चुके हैं। 2024 के इलेक्शन में हमारा मंशूर में मिसाक अपना आईनी अदालत मौजूद था। उससे भी थोड़ा पहले चले जे अली गौर बलोच साहब मेरे कुलीग थे पिछले असम्बली में, उनको याद होगा मैंने पीटीआई के दौर में जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से बिल दाखिल किए जो कि बदकिस्मती से टालते रहे और वो पास नहीं हो सका। मैंने यही कहा कि एक चपरासी की नौकरी के लिए आप 3-3 मरतबा इंटरव्यू जात नस्ल पूछते हो, एक हाई कोर्ट का जज एक फर्द वाहिद यानी सूबे का चीफ जस्टिस अपनी चमचों का, अपनी बांजों भतीजों का, अपने चैम्बर के लोगों का नाम रिकमेंड करते हैं और असेंबली के रबड़ का स्टैंप जो है ना वो लगा लेती है और खत्म हो जाता है, जज बन जाता है। नंबर एक बात। दूसरी बात यह कि दुनिया के 58 ममालिक में आईनी अदालतें मौजूद है। एज ए वकील मैं आपको बता दूं, तमाम हाई कोर्ट्स में 50% से ज्यादा आज भी जो केसेस चल रहे हैं वो आईनी चलते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन आईन के आर्टिकल 199 के तहत। और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक तजदीद के मुताबिक 58,000 केसेस पेंडिंग है और उस 58,000 में 15,000 केसेस आईनी है। तो आप मुझे बता दो 15,000 केसेस चलते हैं या वो बाकी 58,000 में से जो ना वो केसेस चलता है? सारा दिन इमरान खान ने ये किया, इलेक्शन कमीशन ने वो किया, फलाना आज कमेटी को कह रहे थे कि 150 से 200 केसेस हैं कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस सुप्रीम कोर्ट में। ना 15,000 है। अच्छा 15,000 ठीक है, 15,000 58,000 में से, ठीक है। ठीक है। तो बात ये अगर 150-200 तो और शर्मिनाक बात है कि आप 58-57,000 जो ना केसेस नहीं चला रहे, 150-200 चला रहे, फिर तो और शर्मिनाक बात है। ठीक हो, तो इसीलिए पीपल्स पार्टी कहते हैं कि बाबा इन आईनी केसेस को एक तरफ कर ले। आप जो किसी एक मुझे आप मिनट में जुमड़ा ले दो, एक शख्स को मैंने 38 साल बाद बरी कराया, 28 साल बाद पहली मर्तबा अदालत में पेश कराया। एक लड़की जो एक दिन में पैदा होती है बदल गई, 24 साल केस चलता रहा और 24 साल के बाद मेरे पास केस आया 3 महीने पहले। जेन्युइन कंसर्न है कि जल्दी होना चाहिए। तो इस तरह हजारों मिसालें आपको मैं दे सकता हूं। बिल्कुल जेन्युइन कंसर्न है, आप पहले भी प्रोग्राम में करते रहे हैं। मैं जरा आमिर मुगल साहब यही सवाल आपके पास कि आप समझते हैं कि ये जरूरत है आईनी, और मुझे पता है कि आप अली गौर बलोच साहब के नुक्ता एतराज के ऊपर जरूर बोलेंगे, लेकिन कोशिश करें कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पहलू है उसके ऊपर भी जरूर अपनी राय दें, पार्टी की राय दें। देखिए जी, गौर बलोच साहब का ब्लड प्रेशर पता नहीं क्यों हाई हुआ, शायद वो आईना उनको दिखाया तो मैंने तो आईना दिखाया है, मैंने तो कोई ऐसी गलत बात नहीं की। सुने ना आप भाई, मैंने आपको टोका ही नहीं है, सुन ले मेरी बात यह है कि पहले तो मैं आईनी अदालत पे बात कर लेता हूँ, फिर मैं अली गौर बलोच साहब को रिस्पॉन्ड करता हूँ। देखिए नॉर्मल है, नॉर्मल है मुगल साहब बताइए, मुगल साहब सब नॉर्मल है, लॉजिक के साथ बात की। आईनी अदालत जो है कि इसके पीछे मकसद सिर्फ एक है, इसके पीछे मकसद सिर्फ एक नजर आता है कि आईनी अपनी मर्जी की बात कर रहे हैं, जरा पॉलिटिकल को छोड़ दें, जजेस लगाए जाए, किस तरह से वोट चोरी करके आए, अपनी मर्जी की अदालत बनाई जाए, उसमें अपनी मर्जी के जज लगाए जाए। बलोच साहब हो गया ना, बलोच साहब हो गया, जरा बड़े लॉजिक के साथ बताइए। बलोच साहब मैंने आपकी नहीं डाली, आपकी बात को आप सुने ना आराम से, मुनासिब नहीं लगता। चले वो आराम से सुने, मैंने पर्सनल इश्यू को छोड़ दे मुगल साहब, जरा कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज के ऊपर बात कर लें। चले छोड़ दे, कोई बात नहीं, बलोच साहब ने जो कहा कर ले, आगे मैं उनकी बातों का रिस्पॉन्ड करूंगा, लेकिन मैं चले पहले कॉन्स्टिट्यूशनल इशू पे बात कर लूं। आ जाए, सिर्फ 2 मिनट रह गए मुगल साहब, आ जाए पॉइंट पे आ जाए। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूं इनका मकसद आईनी अदालत का क्याम नहीं है, इनका मकसद ये है कि आईनी अदालत के क्याम के पर्दे में छुपा के एक अपनी मर्जी की अदालत बनाना, जिसको जो डमी और नाजायज वज़ीर आज़म है वो अपॉइंट करेगा, जिसका चीफ जस्टिस और उसके साथ जितने जस्टिस हैं वो उसको अपॉइंट करेगा, और उसके बाद उसके जरिए फिक्स करना है तहरीक इंसाफ को, तहरीक इंसाफ पे बैन लगाना है, इमरान खान को सजा देनी है, इनका और कोई मकसद नहीं है। और आज तो एक ख्वाब आ गया है बिलावल को कि ये जो है वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की विश थी कि आईनी अदालत बने, तो हो सकता है कल कोई और ख्वाब आ जाए बिलावल को कि कायदे आज़म की एक विश थी कि कोई तीसरी जिन्स का भी वज़ीर आज़म बन जाए, तो क्या अब सारे ख्वाब जो बिलावल को नजर आएंगे वो सच्चे होंगे? तो इस तरह नहीं हो सकता मेरे भाई, ये सब कुछ जो किया जा रहा है तरीके से आपको फिक्स करने के लिए, पीटीआई को फिक्स करने के लिए किया जा रहा है। अब आते हैं अली गौर बलोच साहब की तरफ, अब आते हैं अली गौर बलोच साहब की तरफ। बलोच साहब जो है उनका ब्लड प्रेशर वैसे हाई हो गया है, तहरीक इंसाफ का मैंडेट 2018 में भी छीना गया, आरटीआई बिठा के तहरीक इंसाफ को नुकसान दिया गया है, तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी किया गया है,
तहरीके साहब को तहरीके थर्ड मेजॉरिटी में भी थी, वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में मामला चला जाएगा। मुगल साहब 2024 में भी मुगल साहब चले हमारा मैंडेट छीना चले, जाए। हमारा टाइम खत्म हो रहा है, हमारा टाइम खत्म हो रहा है, टाइम खत्म हो रहा है। चले अली गौर बलोच साहब शुक्रिया, आमिर मुगल साहब शुक्रिया आपका। चले ये डिबेट हम फिर नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। मदो खेल साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। बातचीत हम कर रहे थे कुछ सियासी इश्यूज के ऊपर, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज के ऊपर, थोड़ी सी जरा गर्मा गर्मी होगी बलोच साहब और आमिर मुगल साहब के दरमियान। लेकिन बुनियादी इशू यही है कि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जरूरत है या नहीं है, आईनी तरमीम इस वक्त होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, यही सवाल है। और हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस जब आएंगे तो हमें JUI के हम कोशिश करेंगे लीडरशिप से बात करें जिन्होंने आज मुसवदा पेश किया, उस मुसवदे के अहम खदोखाल क्या है और JUI क्या चाहती है सारी सूरत हाल के ऊपर, क्योंकि उनका जो वोट है वो बड़ा डिसाइसिव फैसला कौन वोट जो है JUI का है, उनकी राय लेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले में बातचीत जारी रखेंगे आईनी तरमीम के हवाले से। और इस वक्त हमें असलम गौरी साहब जो मरकजी तर्जमान है JUI के और डिप्टी सेक्रेटरी भी हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया गौरी साहब, आपकी जानिब से, आपकी जमात की जानिब से भी आज 24 नुकात पर मुश्तमिल आईनी मुसवदा पेश किया गया और पीपल्स पार्टी और आपके नुकात काफ़ी करीब हैं, लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर एक जो इख्तलाफ है, पीपल्स पार्टी अलग से वफाकी और सूबाई जो है वो आईनी अदालत चाहती है और आप ये चाहते हैं कि जो इस वक्त जजेस अदलिया है उन्हीं के टॉप 5 जो हैं कि वो बेंच अगर बना दिए जाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी PMLN का भी कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं जिसमें कोई 52 तरामीम तजवीज़ की गई हैं और उनमें एक तजवीज़ ये भी शामिल है कि जजेस की जो रिटायरमेंट की एज है वो 65 साल से बढ़ाकर 68 साल कर दी जाए। इसी तरह से जो 184 का इंसानी हकूक़ के हवाले से अवामी इश्यूज़ के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट नोटिस लेती है या डायरेक्ट पिटीशन होती है, और आर्टिकल 199 जो हाई कोर्ट के अंदर डायरेक्ट पिटीशन हो सकती हैं, पीपल्स पार्टी ने इन दोनों आर्टिकल्स को ख़त्म करने की तजवीज़ दी है। नून लीग समझती है कि नहीं, ये वफाकी आईनी अदालत की डोमेन में कर दिया जाए। आपकी जो तजवीज़ सामने आई हैं उसकी रोशनी में इस वक्त तक की पोजीशन क्या है और मामलात आप समझ रहे हैं कि आगे मुस्बत तरीके से बढ़ रहे हैं या कुछ मुश्किलात हैं? हमने तकरीबन कोई ये जो इस वक्त PTI के साथ भी मुशावरत में हैं और मुख्तलिफ बार काउंसिल्स के साथ भी हम मुशावरत में हैं और हम चाहते हैं कि कंसेंसस के साथ जो भी हो सबके लिए हो, किसी पार्टी के लिए ना हो। और हमने कोशिश की है 85% के करीब, हम बल्कि 90% के करीब हम इसको कवर कर गए हैं हमारे और पीपल्स पार्टी के दरमियान में जो कुछ है। और बाकी छोटी मोटी 10% चीजें हैं, उसमें मेन वही जो आप कह रहे हैं कि गो के ये आईनी अदालत या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, ये मौलाना फजल रहमान साहब ही की तजवीज़ थी जो पार्लियामेंट में उन्होंने कही थी। लेकिन हम बैक इसलिए हो रहे हैं कि हम चाहते हैं कंसेंसस हो और सारी पार्टियां उसमें शामिल हो, PTI भी शामिल हो और दीगर पार्टियां भी शामिल हो। तो इसलिए हमने इसको कहा है कि इसको आईनी बेंच की शक्ल दे दी जाए और सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो, मुतबादल ना बनाए। और आगे जाके देखेंगे, अभी तो सिर्फ 200 केसेस हैं जी इसके। आईनी अदालत के जो पेंडिंग केस है वो 200 है और चलने दें इसको कुछ अर्सा पे। अगर जरूरत महसूस करें कि अलहदा कोर्ट होना चाहिए तो वो भी बन जाएगा, लेकिन फिलहाल एक कुछ तो हो ना जो हम चलाएं, ताकि आवाम को जो 60-65 हजार केस पेंडिंग अवामी पेंडिंग पड़े हुए हैं वो काम अवामी शुरू हो, ताकि इस वक्त पूरा सुप्रीम कोर्ट तो आईनी कैसे सुनने पे लगा हुआ है। तो ये एक मुश्किल है जिसके लिए आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, मुश्किलात तो हैं। बाकी जजों की एज के ऊपर भी मुश्किलात हैं। हम ये कहते हैं कि जजेस की फिटनेस को देखा जाए, जजेस की कारकर्दगी को देखा जाए, जैसे बाकी अदारों में कारकर्दगी और फिटनेस और ये सब चीजें रखी जाती हैं। और एक एज ऐसी भी होती है जिस पे जाके सबको रिटायर कर देते हैं, लेकिन अगर आप उससे आगे ले जा रहे हैं तो कम से कम उसकी ज़हनी फिटनेस, उसकी ये चीजें तो देखी जाए कि उसके फैसले पूरी कौम के लिए फैसले होंगे। मौलाना फजल रहमान साहब ने फ्लोर के ऊपर भी ये बड़ा वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि ये एक्सटेंशन या ये एज लिमिट नहीं होनी चाहिए, बढ़ाना चाहिए। और मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि जब जनरल बाजवा को भी एक्सटेंशन दी जा रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने मामला पार्लियामेंट को भेज दिया था, तो उस वक्त भी आपकी जमात ने वोट नहीं किया था, उसकी मुखालफत की थी कि रिटायरमेंट होने दी जाए, ताकि जो एक तो इदारों के अंदर एवोल्यूशन का और प्रमोशन का सिस्टम है वो मुतासिर ना हो, और दूसरा जो है कि ये सेहतमंदाना रुझान जो है वो फ़रोग पाया जाए। ये ना हो कि एक ही बंदा बार बार उसी को आप ओहदे पे बिठाए रखें, तो इदारों के अंदर जो है कि फिर जो लीडरशिप का फुकदान है उस तासुर को इजाफा मिलता है। तो अभी भी आपकी पार्टी की वही पोजीशन है या आप समझते हैं कि अच्छा कि अगर कहीं फिट हैं तो उनको फिर आगे बढ़ाया जा सकता है?
सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने बिल्कुल सही नुमाइंदगी की है जेजुआई के मौक़िफ़ की, और हकीकत आज भी हम इसी पे हैं। हम कहते हैं देखें, किसी जज को रखें या किसी को लाएं, ये नहीं होना चाहिए। हम जो कुछ भी बनाएं पूरी कौम के लिए होना चाहिए, किसी अदारे के लिए, किसी शख्स के लिए या हुकूमत के लिए नहीं होना चाहिए। असल में आइनी तरमीम देखें, ये आइनी तरमीम जब होती है तो वो पूरी कौम उससे मुतासर होती है, पूरी कौम के लिए होती है। और फिर अगर आप कोई ऐसी आइनी तरमीम लाएंगे जो मुशावरत से नहीं होगी और मुतनाज़ा होगी, तो फिर 1973 के आइन को, जिसको हम कहते हैं मुश्तरका है और गैर मुतनाज़ा, वो मुतनाज़ा हो जाएगा। हम उसको बचाना चाहते हैं कि वो मुतनाज़ा ना हो, और हमने इसीलिए परवेज मुशर्रफ के LFA को भी उस वक्त 17वीं तरमीम में कबूल किया था कि वो डायरेक्ट उसको आइन में डाल रहे थे, लेकिन हमने उसको सिर्फ इसलिए थ्रू कौमी असम्बली और अपने गले में डाला था कि ताकि एक आइनी प्रोसेस रहे और हमारा जो आइन पाकिस्तान है 1973 का आइन, वो मुतनाज़ा ना बने। तो आज भी मेरा प्रिंसिपल स्टैंड यही है कि आइन को मुतनाज़ा नहीं होना चाहिए। हम जो चीज भी आइन में तरमीम करें, सबके मिलके सबके कंसेंसस सबसे होना चाहिए। एक और नुकता जो बड़ा अहम है, आर्टिकल 184 और 199 है। ये दो ऐसे आर्टिकल हैं जो मुफाद आमा को और बुनियादी इंसानी हकूक को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, और बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो पटिशन सुनती हैं, और इसमें बेशुमार अहमियत के हामिल केसेस जो हैं कि आपने देखे होंगे माजी में भी। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि ये दोनों डिलीट कर दिए जाए, आर्टिकल होने ही नहीं चाहिए, आप लोअर लेवल के ऊपर जाएं, वहाँ पे फैसले करें। नून लीग का ख्याल है कि नहीं, आईनी अदालत बनाए तो ये उसकी सवाबदीद पे छोड़ दें, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। आप समझते हैं कि ये होने चाहिए कि जैसे अब बेशुमार लापता अफराद हैं, मिसिंग हो जाते हैं, इदारे उठा लेते हैं, फिर पटिशन्स आती हैं तो वो लोग बाजियाब भी होते हैं, ये भी हमने देखा, तो ये रहना चाहिए या ख़त्म हो जाए ये दोनों आर्टिकल? मैं समझता हूँ ऐसी ही तरह की कुछ चीजें हैं जिन पे हमारे उनके दरमियान में तजाद है, और इस पे हम चूंकि बात कर रहे हैं, बात आगे चल रही है, तो मैं इस पे कोई डायरेक्ट स्टैंड तो नहीं लेना चाहता ताकि उस गुफ्तगू को डिस्टर्ब करें हम लोग। बहरहाल ये इस तरह की दो चार चीजें और भी हैं जिनके ऊपर हमारा है। बाकी तकरीबन कोई 85 से 90%, कल तक 85 था, आज हम समझते हैं 90% हमारा पीपल्स पार्टी के दरमियान में मामला तय पा गए हैं, और एक दो दिन में मैं समझता हूँ बाकी भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। 90% भी हो जाएंगे। अच्छा, ये बताएं कि PTI, क्योंकि आपके साथ दूसरी तरफ, एक तरफ आप पीपल्स पार्टी, दूसरी तरफ PTI के साथ गुफ्तगू शनीद कर रहे हैं, उनके साथ मामलात आपके किस स्टेज के ऊपर हैं? वो भी 90% पे हैं, 50%, 60% पे हैं, या किस स्टेज के ऊपर है वो? ठीक है, PTI का वफद परसों आया था जिसमें उनकी टॉप की लीडरशिप थी सारी, जनाब गौहर साहब थे और हामिद खान साहब थे, मुल्क के माने हुए वकील हैं, और इसी तरह जनाब दीगर हजरात थे उनके, जिसमें रऊफ साहब थे, और अपना सेक्रेटरी जनरल उनके जो है राजा साहब थे। तो मगर मकसद ये है कि उन्होंने भी उनके सामने जब हमने ये तजावीज रखी, उस वक्त तक रिटर्न तो हमने नहीं दिया था, और शायद आज कामरान साहब ने दे दिया हो, तो उस वक्त तक हमने जो ये सारी चीजें उनके सामने रखी तो इससे मुतमईन हुए और खुश हुए। उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल ठीक है, ये तो हम आपके साथ तावन करेंगे। और जब वो यहाँ से गए हैं तो बाहर जब मीडिया ने उसकी फुटेज ली है, वो भी आपको फुटेज अगर सामने है तो बता रही है कि वो मुतमईन गए थे हमसे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि देखो कंसेंसस से हो, ऐसा ना हो कि आज एक तरमीम हो जाए पर किसी और की हुकूमत आई उस तरमीम को वापस ले, फिर एक तमाशा ना खड़ा हो। तो जो भी हो सही हो और सबके साथ मिलकर मुशावरत। वज़ीर कानून साहब, आखिरी बात आपसे पूछना चाहूंगा, वो ये कह रहे हैं कि जी कि इसमें 2 महीने भी लग सकते हैं, 2 दिन भी, 4 घंटे भी, 4 दिन भी लग सकते हैं इसको मंजूर करवाने में। तो आप समझते हैं कि इस स्टेज पे हैं, आपके ख्याल में कितनी टाइम इस पे लग सकता है? क्योंकि जहां तक PTI की इतलात है, उनका ये कहना है कि हम जो भी चीज़ें एग्री करेंगे वो हम चेयरमैन PTI जो है कि इमरान खान, उनसे भी शेयर करेंगे और उनकी अप्रूवल लेके फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो वो तो उनकी तो 18 तक तो मुलाकात ही नहीं होनी, वो तो उसके बाद ही शायद मुलाकात हो। तो आपकी असेसमेंट क्या है कि 25 अक्टूबर से पहले तरमीम हो सकती हैं या इससे आगे चली जाएंगी? मेरा ख्याल हमारे लिए टाइम लिमिट कोई चीज नहीं है। आपको याद होगा 18वीं तरमीम के लिए हमने कितना अरसा लगाया था, 8-9 महीने लगे थे। तो तरमीम करने के लिए अगर कोई टाइम ज्यादा और ये कम होता है तो उसको कोई डेट के साथ मशरूत ना किया जाए, और हमारा मौक़िफ़ यही है कि उसमें कंसेंसस पैदा करने के लिए कोई डेट मशरूत नहीं होनी चाहिए। 25 से कबल भी हो सकता है, 25 के बाद भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पहले भी अर्ज किया, किसी की जात के लिए, किसी को रोकने के लिए या किसी को लाने के लिए नहीं होनी चाहिए, या कौम के लिए होनी चाहिए, कौम के लिए होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। असलम गौरी साहब हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा और मरकज़ी तर्जुमान भी हैं, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। नाज़रीन, बुनियादी नुकात जो है कि वो आज अमीम के मामलात हों या सियासी मामलात हों पाकिस्तान के, उसके
अंदर बुनियादी अहमियत का हामिल नुकता यही है कि जो भी काम हो, जो भी फैसले हों, जो भी आइन में तरमीम हो, कानून साजी हो, वो अवाम की फलाह बहबूद के लिए होनी चाहिए। फ़र्द वाहिद या किसी एक शख्स को लाने या भेजने के लिए अगर मामलात हुए तो फिर ये ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, बिगाड़ पैदा हो सकता है। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।